अगले दिन की बात है। मैं, ताऊ जी, पिताजी और गोपाल भैया एक साथ निकले। दरअसल मैं उन्हें वो सब जगह दिखाना चाहता था जहाँ से सामान सस्ता मिलता है और उन व्यापारियों से भी मिलना चाहता था जिनके साथ हम काम कर रहे थे। इधर घर पर माँ, भाभी और ताई जी एक कीर्तन में चले गए। भाभी साक्षी को अपने साथ ले गई। उन्होंने नीतू को भी कहा पर उसने ऑफिस के काम का बहाना बना दिया। दरअसल नीतू को अश्विनी से बात करने का मौका चाहिए था। सबके जाने के बाद नीतू ऊपर छत पर आई। अश्विनी वहां अकेली बैठी कुछ सिलाई कर रही थी। शादी के बाद से अभी तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। काम को लेकर अगर कोई बात हुई हो तो हुई हो, वरना और कोई बात नहीं हुई थी। नीतू उसके सामने बैठ गई और बात शुरू करते हुए बोली, देख, तेरे चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इतना सुनते ही अश्विनी नीतू पर बरस पड़ी। क्या चाचा? मैं प्यार करती थी उससे और वो भी मुझसे प्यार करता था। शायद अब भी करता हो, अश्विनी ने जलन की एक चिंगारी जाते हुए कहा। नीतू को गुस्सा तो बहुत आया पर अभी उसे जो बात करनी थी उसके लिए उसे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। सॉरी, देख, मैं जानती हूँ तू बंद के रहने वालों में से नहीं है। तुझे उड़ना अच्छा लगता है, अपनी मनमानी करना अच्छा लगता है, ऐशो आराम अच्छा लगता है और घूमना फिरना भी। यहाँ रहते हुए तो तेरे ये शौक पूरे नहीं हो सकते। मैं तुझे एक बहुत अच्छा मौका देती हूँ। मैं तुझे इस घर से निकालूंगी। जहाँ तू चाहेगी वहाँ तो रहना, जो चाहे वो करना। तुझे जो भी चाहिए होगा वो तुझे दूंगी। सारे ऐशो आराम तेरे होंगे। जितने पैसे चाहिए सब दूंगी, पर तुझे साक्षी की कस्टडी इन्हें देनी होगी। नीतू की बात सुनकर अश्विनी जोर से हंसने लगी। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात मान जा, नीतू ने मिन्नत करते हुए कहा। पर अश्विनी की हंसी और तेज होती गई। नीतू को गुस्सा तो बहुत आया। मन किया कि उसे छत से नीचे फेंक दे, पर उससे वो मरती नहीं। इधर जब अश्विनी का पेट हंस हंस कर दुएक गया तब वो अपनी हंसी रोकते हुए बोली, ये जो साक्षी को खो देना का डर तेरे पति के मन में है ना, इससे कई गुना ज्यादा डर मैंने झेला है। अश्विनी ने गंभीर होते हुए कहा, पता है कैसा लगता है जब कोई तुम्हारी जान लेने घर में घुस आता है? मुझे पता है, सब कुछ था मेरे पास, पैसा, घर, नौकर चाकर, गाड़ी, इतना बड़ा घर, रुतबा। इस घर का हर एक शख्स गर्व महसूस कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मेरी वजह से उन्हें इतने बड़े घर से नाता जोड़ने का मौका मिला था। क्या गलती थी मेरी? क्या एक लड़की को चैन की जिंदगी जीने का हक नहीं होता? सागर मुझे ये सब कभी नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। बिग डील। पर उसने मुझे बद्दुआ दी, ऐसी बद्दुआ जिसने मेरे हंसते खेलते जीवन में आग लगा दी थी। मैं प्रेग्नेंट थी, तुम्हारे पति के बीज से। हाँ, मैंने ये सच कभी रक्षित को नहीं बताया। खुदगर्जी की तो क्या, पर फिर वो काली रात आई मेरे जिंदगी में। वो 4 लोग घर में घुस आए और गोलियां चलाने लगे। मैं कितना डर गई थी, पर रक्षित ने मुझे संभाला और मुझे ऊपर के स्टोर रूम में छुपने को कहा। मैं ऊपर पहुंची और स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे छुप गई। मैंने अपने पूरे परिवार की चीखें सुनी। सोच सकती हो वो डर क्या होता है। वो लोग मुझे ढूंढते हुए ऊपर आ गए और स्टोर रूम के बाहर खड़े हो गए। मैंने सांस लेना रोक लिया था, क्योंकि अगर उन्हें मेरी सांस लेने की आवाज सुनाई दे जाती तो वो मुझे भी मार देते। वो तो मेरी किस्मत थी कि मैं बच गई और सुबह होने तक वही छुपी रही। सुबह जब वहाँ से निकली तो सबसे पहले अपनी पति की लाश देखी और उसे खून में लथपथ देख मैंने अपने होश खो दिए। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी और मेरे आसपास सब थे। होश आने के बाद मैंने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की, क्योंकि मेरे मन में जो आग लगी थी वो थी तुम्हारे पति से बदला लेने की। फिर साक्षी पैदा हुई और जानती हूँ मैंने उसका नाम साक्षी क्यों रखा? क्योंकि मैं अपने दुश्मन का नाम भूलना नहीं चाहती थी। आखिर ये नाम उसी ने मुझे बताया था। एक दिन मैंने जलते हुए काटा। फिर छोटी दादी, मेरी माँ का ड्रामा शुरू हो गया और घर में तुम्हारे पति की वापसी की बातें चलने लगी। यही वो समय था जब मैंने उससे बदला लेने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। पर मेरे पास कोई जरिया नहीं था, उसकी कोई कमजोरी नहीं थी। इसलिए मैंने कमजोरी पैदा करने की सोची और साक्षी को जानबूझकर उसकी गोद में डाल दिया। कुछ ही दिन में उसे साक्षी से प्यार हो गया। मुझे लगा शायद उसका मन मेरे लिए पिघल जाएगा और मैं एक बार फिर उसे अपने प्यार के चक्कर में फांस कर उसका इस्तेमाल करूं यहाँ से निकलने के लिए, पर वो साला मेरे झांसे में ही नहीं आया। तो मैंने अपनी आखिरी चाल चली और साक्षी को उससे दूर कर दिया। वो 2 दिन वो जिस तरह तड़प तड़प कर रोया, उसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। पर मेरी किस्मत ने मुझे एक बार फिर धोखा दे दिया, तुझे यहाँ बेचकर। बस तब से मेरे सारे दाव उल्टे पड़ने लगे। तुम दोनों को इस तरह रोमांस करते देख मेरा खून जलता है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं तुम दोनों को बद्दुआ ना दूं।
अश्विनी ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी और नीतू को ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अश्विनी अपने अंदर इतना जहर पाले है, पर अब नीतू के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। अश्विनी का एक और कड़वा शब्द और वो अपना आपा खो देती। वैसे इतना नशा करने के बाद तो जान रही नहीं होगी उसमें जो तुझे माँ बना सके, तभी तो उसने तुझे यहाँ भी दिया पास, भीख मांगने, नामर्द कहीं का। अश्विनी घमंड में बोली, पर नीतू ने उसे एक जोरदार जवाब देते हुए एक झन्नाटेदार तमाचा मारा। उन्होंने मुझे यहाँ नहीं भेजा, मेरी मति मारी गई थी जो मैं यहाँ तुझे समझाने आई। तेरे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे जरा भी अफसोस नहीं, तो इसी लायक थी। बुरा लगता है तो सिर्फ उस लड़के के लिए जो तुझ जैसी मतलबी लड़की से प्यार कर बैठा। तेरी ही काली किस्मत खा गई उसे। भगवान ने तुझे इतना प्यार करने वाला दिया जिसने तेरे पैदा होने से लेकर बड़े होने तक प्यार किया और तूने उसी के जज्बातों से खेला। तुझे समझाया था न इन्होंने कि तेरे इस सो कॉल प्यार में कितना खतरा है। बताया था न तुझे तेरी माँ की करनी पर, तब तो तू इनसे सच्चा प्यार करती थी। तब तो तू आग का दरिया पार करने को तैयार थी। जरा सी स्ट्रगल क्या करनी पड़ी, तेरी हालत खराब हो गई। हो भी क्यों न, हराम का जो खाती आई है आज तक, मर यहाँ और सड़ती रह। प्यार क्या होता है ये तुझे कुछ दिनों में पता चल जाएगा जब मैं इनके बच्चे की माँ बनूंगी। साक्षी के प्यार की कमी को तो मैं पूरा नहीं कर सकती, पर जब इनकी गोद में हमारा बच्चा होगा तब ये खुद को संभाल ले लेंगे। इतना कहते हुए नीतू जाने को पलटी। अश्विनी अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी रही और रोती हुई बोली, इस थप्पड़ का बदला तो याद रखेगी। नीतू ने उसकी इस धमकी का कोई जवाब नहीं दिया और नीचे आ गई। कुछ देर बाद भाभी, माँ और ताई जी कीर्तन से लौट आए। शाम तक मैं भी सबके साथ लौट आया और नीतू में अलग सा बदलाव पाया। और दिन वो सिर्फ तभी घूंघट करती थी जब ताऊजी, पिताजी या गोपाल भैया सामने होते, वरना वो सर पर पल्ला रखे काम करती। पर आज मैं जब आया था वो घूंघट काढ़े घूम रही थी और मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैंने बहाने से उसे ऊपर आने को कहा तो उसने घूंघट किए हुए ही सरना में हिला दिया। मैं समझ गया कि कुछ तो बात है। मैं अपने कमरे में आया और वहां से आवाज लगाकर नीतू को ऊपर बुलाया। आखिर नीतू को ऊपर आना पड़ा और उसने अभी भी घूंघट कर रखा था। मैंने फौरन उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। हाथ पकड़कर नीतू को पलंग पर बिठाया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। जैसे ही मैंने नीतू का घूंघट उठाया तो उसकी आंखों को आंसुओं से भरा हुआ पाया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो बिफर पड़ी। आई एम सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। और फिर नीतू ने रोते हुए सारी बात बताई। मैंने नीतू की बात बड़े इत्मीनान से सुनी और जब उसकी बात खत्म हुई तब पहले उसके आंसू पोंछे। मेरे बेबी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर ये बताओ आपको उसके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? और जो आप उसे ऐशो आराम देने की बात कर रहे थे उसके लिए हम पैसे कहाँ से लाते? बेबी, मैं साक्षी से बहुत प्यार करता हूँ, पर हालात ऐसे हैं कि मैं उसे छह कर भी नहीं अपना सकता। कई बार जब कोई रास्ता नहीं रह जाता तो खुद को हालातों के सहारे छोड़ देना चाहिए। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कहने को तो जब उसने मेरा दिल तोड़ा तो मैं बहुत कुछ कर सकता था और उसकी शादी कभी होने नहीं देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने खुद को हालात के सहारे छोड़ दिया और देखो मुझे आप मिल गए। आपने आज जो किया वो देखते हैं क्या मेरे लिए बहुत है। रही बात साक्षी की तो होता है। मैंने नीतू के सर को चूमा और उसे गले लगा लिया। इतने दिनों में मुझ में इतनी तो समझ आ गई थी कि मैं साक्षी को अपना नाम नहीं दे सकता, और रहा उसका मोह तो वो भी मैं चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। जानता था कि जुदाई के समय बहुत दर्द होगा, पर सह लेंगे थोड़ा।